नमस्कार, मैं हूं रूपेश कुमार और आप देख रहे हैं TV9। बिहार की आज की 5 बड़ी खबरें। बिहार के हाई प्रोफाइल हॉट सीट बांकीपुर का उपचुनाव हुआ दिलचस्प। जनसुराज उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने कहा, यह चुनाव सम्राट चौधरी के लिए रेफरेंडम। भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में एनडीए में ही अलग थलग पड़ गई भाजपा। भरत तिवारी की मां ने दिया अल्टीमेटम, 9 जुलाई तक दोषियों पर नहीं हुई कार्रवाई तो करेंगी आमरण अनशन। पटना में अब बोरिंग नहीं, गंगा का शुद्ध जल हर घर पहुंचाने की बनी योजना। हर घर नल का जल योजना की हालत खस्ता। नालंदा, नवादा, गया, राजगीर में भी गंगा जल योजना अधर में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती पर बिहार सरकार का बड़ा फैसला। अब राज्य के सभी जिले में सड़क या पार्क होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम। और ईरान अमेरिका युद्ध समाप्त होने के बाद भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस पर लगाए गए अधिकांश आपात प्रतिबंध हटाए। होर्मुज जलमार्ग से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू। और अब खबरें विस्तार से। बिहार की एक सीट बांकीपुर में 30 जुलाई को उपचुनाव होने जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद से यह सीट खाली हुई है। इस सीट की चर्चा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट होने की वजह से जितनी हो रही है, उतनी ही इस वजह से आम लोगों को भी बांकीपुर चुनाव में दिलचस्पी है, क्योंकि यहाँ भाजपा के सामने उम्मीदवार हैं प्रशांत किशोर। वह प्रशांत किशोर जो अब तक देश भर में लोगों को चुनाव लड़ाते रहे हैं, लोगों के लिए चुनावी रणनीति बनाते रहे हैं, यह उनका पेशा था। लेकिन वही प्रशांत किशोर जीवन में पहली बार खुद चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने चुनावी राजनीति में डेब्यू किया है बांकीपुर उपचुनाव से। आज प्रशांत किशोर ने TV9 से बातचीत करते हुए कहा कि ज़्यादातर लोग चुनाव के लिए सेफ सीट की तलाश करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक टफ सीट का चुनाव किया है। टफ इस मायने में क्योंकि बांकीपुर भाजपा का गढ़ रहा है। पिछले 3 दशक से यहाँ से नितिन नवीन और उनके पिताजी ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। एक ही पार्टी, एक ही परिवार और एक ही जाति। उन्होंने यह सीट इसलिए चुनी है क्योंकि यह चुनाव सिर्फ एक विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि बिहार में भाजपा और सम्राट चौधरी के सरकार की स्वीकारोक्ति का रेफरेंडम भी है। हालांकि इसके पहले 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में यह कयास लगाए जा रहे थे और यह चर्चा आम थी कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के खिलाफ राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। फिर ये चर्चा हुई कि प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा की किसी सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तब उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा। लोगों ने इसके लिए उन्हें रणछोड़ और भगोड़ा भी कहा। प्रशांत किशोर, जिनकी पार्टी को विधानसभा चुनाव में एक भी सीट हासिल नहीं हुई और ज़्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, अब वही प्रशांत किशोर बिहार के एकमात्र सीट बांकीपुर पर हो रहे उपचुनाव में उम्मीदवार बन गए हैं। प्रशांत किशोर ने TV9 से बातचीत करते हुए कहा कि अगर भाजपा बांकीपुर चुनाव हार जाती है तो सम्राट चौधरी को अपनी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। यह उपचुनाव इस मायने में भी दिलचस्प हो गया है क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता चाहते थे कि भाजपा के सामने विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में प्रशांत किशोर ही रहें, लेकिन राजद ने घोषित कर दिया है कि बांकीपुर उपचुनाव में वह अपना उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में देखना यह होगा कि भाजपा के इस गढ़ में रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब कौन सी रणनीति बनाते हैं। और अब दूसरी खबर, भरत तिवारी मामले में खूब सियासत हो रही है। भरत तिवारी का ये जो मामला, और इसमें अब तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जुबानी जंग खूब हो रही है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने माना कि चूक हुई है, बिहार सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि गलती हुई है। तो बड़ा सवाल ये है कि फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। न्यायिक आयोग की जांच भी अब धीमी पड़ती हुई दिख रही है। जांच भले ही आगे नहीं बढ़ पा रही है, लेकिन सियासी आंच पर खूब खिचड़ी पक रही है। बिहार की सत्ताधारी एनडीए के दल ही अपनी अपनी सुविधा, अपने अपने फायदे, नफ़े नुकसान के हिसाब से सियासत करने में लगे हैं। इस मामले पर एनडीए गठबंधन में आपस में ही लठबंधन चल रहा है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, उनके बीच तूतू-मैं में हो रही है। भाजपा और जदयू में भी घमासान है। जदयू के मंत्री अशोक चौधरी भी भरत तिवारी के घर पहुंच गए थे। कुल मिलाकर इस मामले में भाजपा एनडीए में ही अलग थलग पड़ गई है। जदयू की अपनी राजनीति है, उसमें भी अशोक चौधरी की अपनी सियासत है, चिराग पासवान की अपनी राजनीति है, उन्हें पूर्वांचल में चुनाव भी लड़ना है,
और भरत तिवारी का मामला पूर्वांचल में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। एनडीए में कुछ ऐसे नेता भी मुखर हो गए हैं जिन्हें सम्राट चौधरी पर हमला करने का एक मौका मिल गया है। इधर भरत तिवारी की मां ने 9 जुलाई का अल्टीमेटम दे दिया है। 9 जुलाई तक अगर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो आमरण अनशन पर बैठेंगी। भरत तिवारी की बहन रूबी देवी ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद से ही रात में बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियां उनके घर के आसपास चक्कर लगा रही हैं, जिससे परिवार भय के माहौल में जी रहा है। उन्होंने परिवार की सुरक्षा की मांग की है। हालांकि इसके पहले भोजपुर के एसपी रात के अंधेरे में भरत तिवारी की मां से मिलने पहुंचे थे, तब उन्होंने सुरक्षा की पेशकश भी की थी, लेकिन परिवार ने उसे यह कहते हुए ठुकरा दिया था कि पुलिस पर अब उन्हें भरोसा नहीं है। और अब तीसरी खबर, पटना में पेयजल व्यवस्था को पूरी तरह बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। बढ़ती आबादी, लगातार गिरते भूजल स्तर और भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए बिहार सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू किया है। इस परियोजना के तहत अब शहरवासियों को बोरिंग या भूजल पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि गंगा का शुद्ध और ट्रीट किया गया पानी उन्हें सीधे घरों तक पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2029 तक इस योजना को धरातल पर उतारना है। यह परियोजना केंद्र सरकार की अमृत 2.0 योजना के तहत लागू की जाएगी। इस मेगा प्रोजेक्ट का सर्वे बुड़कों ने पूरा कर लिया है। खास बात यह है कि योजना सिर्फ मौजूदा ज़रूरतों को नहीं, बल्कि साल 2060 तक की संभावित आबादी को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। यह अनुमान है कि जो पटना, जो बिहार की राजधानी है, उसकी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और उसी आबादी को ध्यान में रखकर यह योजना बनाई जा रही है। और अगले 35 वर्षों में यह अनुमान है कि पटना की आबादी 33 लाख से ज़्यादा हो जाएगी और इसीलिए इसी पूरे जलापूर्ति तंत्र का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है ताकि भविष्य में भी पानी की कमी का सामना न करना पड़े। योजना के तहत पटना नगर निगम के सभी 75 वार्डों में नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। गंगा से पानी लेकर उसे अत्याधुनिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध किया जाएगा और फिर घर घर तक सप्लाई की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी के हर नागरिक को रोज स्वच्छ पेयजल मिले। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो लगाया ही गया है, 2 इंटेक वेल बनाया गया है और नए जलाशयों का भी निर्माण कराया जाएगा। और अब चौथी खबर, बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए घोषणा किया है कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर महत्वपूर्ण पार्क या सड़क का निर्माण या नामकरण किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे उनके राष्ट्र निर्माण के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस योजना के तहत हर जिले में स्थानीय प्रशासन उपलब्ध भूमि और आवश्यकताओं के आधार पर किसी प्रमुख पार्क या सड़क का चयन करेगा। जहां आवश्यकता होगी वहां नए पार्क या सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जबकि अन्य स्थानों पर पहले से मौजूद महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल का नामकरण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया जाएगा। इस संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार का मानना है कि सार्वजनिक स्थलों का नाम महान व्यक्तियों के नाम पर रखने से समाज में उनके योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ती है। पार्क और सड़क जैसे स्थान प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों के उपयोग में आते हैं, इसलिए इनके माध्यम से युवा पीढ़ी देश के इतिहास और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महापुरुषों के बारे में जान सकेगी। राजनीतिक रूप से भी भाजपा के लिए इस वर्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष है, क्योंकि जहां शहीद हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, यह नारा लगाने वाली भाजपा अब तक जहां जन्मे मुखर्जी वह बंगाल हमारा है, यह नारा नहीं लगा पा रही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि बंगाल में भाजपा सरकार नहीं बना पाई थी। पहली बार इस साल बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनी है और इस बार बंगाल में बड़े स्तर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया है। और अब एक अच्छी खबर, ईरान अमेरिका युद्ध समाप्त होने के बाद भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस पर लगाए गए अधिकांश आपात प्रतिबंध हटा लिए हैं। यह फैसला पश्चिम एशिया में तनाव कम होने और हॉर्मुज़ जलमार्ग से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति फिर से शुरू होने के बाद से लिया गया है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को होगा।
जो अभी भी गैस की आंशिक किल्लत और बढ़ती महंगाई से जूझ रहे हैं। इससे उद्योगों को भी फायदा मिलेगा। अब गैस की आपूर्ति सामान्य तरीके से होगी, जिससे सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी की उपलब्धता पर जो संकट था वो कम हो जाएगा। गैस पर निर्भर उर्वरक, सेरेमिक, कांच, स्टील और अन्य जो उद्योग हैं उनको भी अब राहत मिलेगी। इससे कई उत्पादों की कीमतें स्थिर रखने में भी मदद मिलेगी। मार्च में सरकार ने ऊर्जा सुरक्षा के लिए गैस, एलपीजी और डीजल आपूर्ति पर अस्थायी रूप से नियंत्रण लगाया था। दूसरी ओर भारत के लिए उर्वरक और कच्चा माल लेकर आने वाले कुल 15 जहाज सुरक्षित रूप से हॉर्मुज पार कर चुके हैं। केंद्रीय उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जहाज़ों के पहुंचने से उर्वरक भंडार में बहुत वृद्धि होगी। सरकार ने इस फैसले से न सिर्फ बढ़ती महंगाई को नियंत्रण में रख सकती है, बल्कि खरीफ के समय में उर्वरक की उपलब्धता से किसानों की परेशानी भी बहुत कम होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।